हाँ जी, नमस्कार। मैं समीर पालीवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक पे चर्चा करूँगा वो टॉपिक है यूरोप में औद्योगिक क्रांति। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि औद्योगिक क्रांति से क्या मतलब है और ये टॉपिक हमारे लिए क्या अपने यूरोप के इतिहास में या हमारे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड में अपने एक टॉपिक के रूप में आता है। औद्योगिक क्रांति, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि औद्योगिक प्लस क्रांति, मतलब क्रांति भी है और उद्योग भी है। इसमें एक चीज़ जो अपने को आगे इसमें अपने को थोड़ा सा डिस्कस करनी पड़ेगी, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है औद्योगिक क्रांति, क्योंकि क्रांति का मतलब है किसी भी चेंज, व्यवस्था में चेंज, रक्तपात, हिंसा, और औद्योगिक का मतलब है उद्योगीकरण। तो औद्योगीकरण प्लस क्रांति का कैसे मेल होता है, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि औद्योगिक क्रांति का मतलब ये है कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में अगर हम देखें तो यूरोप में आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, कारखानों का डेवलपमेंट, कारखानों की स्थापना, या एक इस तरह का जो औद्योगिकीकरण स्टार्ट हुआ, युद्ध स्तर पे स्टार्ट हुआ, उसको हम औद्योगिक क्रांति के नाम से जान सकते हैं। इसलिए इसका नाम, सम्मिलित नाम क्या है? औद्योगिक प्लस क्रांति, उद्योगों की क्रांति, हिंसात्मक क्रांति नहीं। क्रांति वो क्रांति जिसने उद्योगों को आगे लाके खड़ा कर दिया, यूरोप के देशों को विकासशील देशों से विकसित देशों की कैटेगरी में खड़ा कर दिया, और वो एक स्टेप बाय स्टेप जो कार्य थे, काम थे, वो औद्योगिक क्रांति के नाम से जाने जाते हैं। यूरोपीय देश औद्योगिक रूप से समृद्ध हो गए, और कृषि प्रधान नहीं होते, उन्होंने उद्योग, व्यापार आदि को अपना महत्वपूर्ण स्थान दिया। कारखानों की स्थापना हुई, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित हुए, और वो काम इस लेवल, इस तरीके से हुआ कि उसको हमने क्रांति का नाम दे दिया। क्रांति से मतलब यहाँ किसी समग्र क्रांति का नहीं है। क्रांति से मतलब तेजी का विकास, किसी भी चीज़ में तेजी से विकास को हम क्रांति के रूप में मान लेते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस क्रांति के शब्द को उस समय के तत्कालीन जो सामाजिक अर्थशास्त्री थे, स्वेन, बील आदि जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसको बिर्नी, बील और स्वेन, उन्होंने इस क्रांति के शब्द का विरोध किया है, क्योंकि क्रांति से होता है कि एक रक्तपात, चेंज, सत्ता परिवर्तन, जबकि इस क्रांति में एक तेजी से विकास इस क्रांति का अर्थ है। तो मैंने आपको पहले ये समझाने की कोशिश की एक बार कि औद्योगिक क्रांति का मतलब कौन सी क्रांति से, ऐसा क्या हुआ था जिसको हमने औद्योगिक क्रांति नाम दिया। औद्योगिक विकास भी हम नाम दे सकते थे, परंतु विकास स्टेप बाय स्टेप होता है, पर क्रांति स्टेप छोड़ के जल्दी काफ़ी तेज़ी से उस कार्य को क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों में जो तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आया, वो औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है, और ये पूरे विश्व में फैल गया। सबसे पहले अगर हम ये देखें कि औद्योगिक क्रांति का शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नोल्ड टाइनबी ने अपनी जो किताब थी, पुस्तक थी, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में 1844 में उसने इस शब्द का उपयोग किया। इस औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात वैसे तो अगर हम देखें तो वस्त्र उद्योग से आरंभ होता है। इसके साथ साथ लोहे कोयले के जो खदानें मिलने, कारखानों को स्थापना करने, कच्चे माल की अत्यधिक मात्रा में खोज होने, इसके पश्चात जो बड़े बड़े कारखाने स्थापित होने लगे, उसके बाद उनमें जो उत्पादन होने लगा उनको अपने देश के अतिरिक्त दूसरे देशों में खपाने के लिए, तो ये एक चेन क्या हुई? उपनिवेशिकवाद की स्थापना का परिणाम हुआ। मतलब अगर हम इस औद्योगिक क्रांति को स्टेप बाय स्टेप देखें तो इस औद्योगिक क्रांति का परिणाम क्या हुआ? उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का परिणाम क्या हुआ? एशिया, यूरोप, अफ्रीका में जो यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए, उनका मेन मकसद क्या था? अपने यहाँ के अतिरिक्त उत्पादन को वहाँ खपाना, वहाँ से कच्चा माल सस्ते में लेना, और पका पकाया माल, उत्पादित माल को वहाँ खपाना। तो औद्योगिक क्रांति का इनडायरेक्ट परिणाम क्या हुआ? गुलामीकरण, औपनिवेशीकरण, और यूरोपीय देशों का अन्य महाद्वीपों में अपने अपने जो उपनिवेश स्थापित करना है, वो इस औद्योगिक क्रांति का एक इनडायरेक्ट ही परिणाम देखा जाता है। अब अगर हम इसको ये देखें कि
औद्योगिक क्रांति की, जैसे हम इसको परिभाषा में इसको अगर हम किसी तरह बांधने की कोशिश करें तो इसको किस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने मानव मस्तिष्क को अधिकाधिक भौतिकवादी बना दिया। यद्यपि ये क्रांति का आशय किसी सत्ता परिवर्तन से नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया है, बताया इसके बारे में, एक डिटेल आपको चर्चा करी है अभी भी, कि इस क्रांति का शब्द कोई हिंसात्मक नहीं है, इस क्रांति का अर्थ एक विकास से मतलब है, विकासात्मक है। तो 18वीं शताब्दी में जो विकास और जो औद्योगिकरण और जो व्यापार और जो वाणिज्य और जो औद्योगिकरण तेजी से हुआ, तीव्र गति से हुआ, उसने आरंभ में आधुनिक उद्योगवाद को जन्म दिया और यही उद्योगवाद औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपसे सबसे पहले इस चीज़ में ये बताना चाहूँगा कि ऐसा क्या कारण था कि 18वीं शताब्दी से ही औद्योगिकरण या ये यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति थी ये आरंभ मानी जाती है। 18वीं शताब्दी में यूरोप में खोजें होने लगी। आपको इससे पहले मैंने टॉपिक पे जो चर्चा की थी, पुनर्जागरण था, नए नए आविष्कार हुए, धर्मयुद्ध हुए, यूरोपवासी अन्य देशों में यात्रा करने लगे, अन्य देशों की खोजों से वाकिफ़ हुए, परिचित हुए, अपने देशों में भी खोजें होने लगी। उनका परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उद्योग धंधों की शुरुआत हुई, धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट स्थापित हुआ। और इसके पीछे और भी ऐसे कई कारण थे जो जिसने औद्योगिक क्रांति, जिसका कि अपन चर्चा करें, इसके पीछे इसको एक बल प्रदान किया, या इसके पीछे ये कई जो कारण थे वो इसमें निहित हैं। पहला क्या कारण? जनसंख्या में वृद्धि। अभी हम 18वीं शताब्दी के आसपास देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये एक 18वीं-19वीं शताब्दी का समय यूरोप में उपनिवेशवाद का समय था। उपनिवेशवाद की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी? दो कारण: अतिरिक्त जनसंख्या को खपाना, अतिरिक्त उत्पादन को खपाना। अपने देश में संसाधन सीमित है, जगह सीमित है, स्थान सीमित है, तो अपने देश में बढ़ती जनसंख्या को अतिरिक्त देशों में बसाना। दूसरे देशों में जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, विकासशील है, अविकसित देश हैं, यूरोप के या विश्व के जैसे एशिया, अफ्रीका, उन देशों से कच्चा माल प्राप्त करना और अपने यहाँ का जो पका हुआ माल, तैयार माल है, उन देशों में खपाना और अधिकाधिक मुनाफा कमाना। यही औद्योगिकवाद, यही व्यापारीकरण और यही आधुनिकीकरण है। तो यूरोप में जो तीव्र गति से इस समय जनसंख्या वृद्धि होती जा रही थी, उसके लिए खाद्यान्न आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए लघु और कुटीर उद्योगों से ये संभव नहीं था, और इसके लिए कि वृहद बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक साधनों से उत्पादन की आवश्यकता थी। तो अतिरिक्त जनसंख्या के कारण, अधिक जनसंख्या के कारण भी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। दूसरा, जीवन स्तर का उन्नत होना। आपको पता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं पूर्ण होती जाती, नई आवश्यकताएं जन्म लेती जाती हैं। यही जीवन स्तर उन्नत करने की भी निशानी है। इसी सदी में मनुष्य पुराने वस्त्र, पुरानी मशीनें आदि से काम करने की इच्छा नहीं रखता था। उसको, जैसा कि आज भी हम चाहते हैं, नए नए एडवांस, कुछ नई नई खोजें। 18वीं शताब्दी का समय भी एक ऐसा चेंज का समय था जिसमें व्यक्ति उन पुराने परंपरागत तरीकों के स्थान पर नए आधुनिक तरीकों से अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन यापन, अपना उद्योग धंधे या अपना एक समाज देखना चाहता था। तो कहने का मतलब क्या है कि आधुनिकीकरण की जो होड़ थी वो भी औद्योगिक क्रांति का एक कारण थी। तीसरा, अगर हम इसको डिस्कस करें तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का होना। आप जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति 1789 की फ्रांस की जो राज्य क्रांति थी, उसमें अमेरिका की क्रांति 1776 वाली, आने वाले समय में यूरोप के अन्य देशों में क्रांति, इन्होंने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। राष्ट्रवाद से मतलब क्या था? राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना। इसी राष्ट्रवाद के परिणाम स्वरूप आने वाले समय 1870 के आसपास इटली का, जर्मनी का एकीकरण भी इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। नए नए पिछड़े देशों की शोषण के कारण एक जो राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हुआ, वो साम्राज्यवाद या राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। इस दौर में इंग्लैंड, बेल्जियम जैसे छोटे देश तक शामिल थे। उन्होंने, जिनके उत्पादित माल को अपने यहाँ खपाना संभव नहीं था और दूसरे देशों की आवश्यकता थी, तो इस नवीन वैज्ञानिक खोजों ने नई नई खोजों के परिणाम स्वरूप, नए नए देशों की खोजों के परिणाम स्वरूप, नए जलमार्गों की खोजों के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे नए देशों की खोज की जिसमें अपना माल खपाना संभव हो सका, और ये एक राष्ट्रवाद
इसके पीछे एक कारण था कि अपने देश में राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम की भावना, जिसके कारण अतिरिक्त देशों में अपने देश की जनसंख्या को बसाना या वहाँ उस पर्टिकुलर जगह को अपने देश में शामिल करना। तो ये राष्ट्रवाद जो है वो औद्योगिक क्रांति का एक कारण सिद्ध हुआ। व्यापारिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति को हम एक ही रूप में जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि औद्योगिक क्रांति का परिणाम व्यापारिक क्रांति था। व्यापारिक क्रांति के कारण ही उपनिवेशवाद में कंपनियां स्थापित हुई। भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापारिकवाद का परिणाम था, व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। तो व्यापारिक क्रांति भी औद्योगिक क्रांति का एक कारण है। शिक्षा का विकास, ये एक छोटा सा पॉइंट है कि शिक्षा के विकास से मानव मस्तिष्क को नई नई खोज करने के लिए प्रेरित किया। नई नई खोज के परिणाम स्वरूप न केवल उद्योगों में अपितु हर क्षेत्र में, पुनर्जागरण क्षेत्र के रूप में अपन देखें, पुनर्जागरण में साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में कितनी उन्नति हुई, ऐसे ही औद्योगिक क्षेत्र में हम देखें, ऐसे ही व्यापार के क्षेत्र में देखें, ऐसे ही समाज के रूप में देखें, ऐसे ही भौतिकवादी रूप में, समाज में स्थान के रूप में अगर हम देखें तो भौतिकवाद की तरफ हमारा रुझान परिवर्तित होता है। छापेखाने के आविष्कार ने समाचार पत्रों को अपने विचारों को इधर से उधर आने जाने पर काफ़ी आसान, मतलब हमारा आसानी हुई। तो यूँ करके हम देखेंगे कि इस औद्योगिक क्रांति के कई कारणों में ये कारण भी एक इम्पोर्टेंट कारण था। दूसरा हम देखें फ्रांस की क्रांति, जैसे कि मैंने आपको उसमें बता ही दिया, फ्रांस की क्रांति ने भी राष्ट्रीयता की भावना को काफ़ी बढ़ावा दिया और उस कारण भी इस क्रांति में काफ़ी हद तक इसको काफ़ी योगदान मिला। तो इस औद्योगिक क्रांति के संबंध में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि औद्योगिक क्रांति अपने आप में एक कोई किसी क्रांति का सूत्रपात नहीं था, अपितु कई कारणों से जो उद्योगों को बल मिला वो एक औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। धन्यवाद।